तो बड़ी खबर सामा से है, जहां पर जिंदा मोर्टार शेल मिलने से लोग घबरा गए। दरअसल लोगों की सूचना पर मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे और उन्होंने इस मोर्टार शेल को नाकारा बनाया। तो बड़ी खबर सामा से है, जहां पर मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया। और ये देखिए तस्वीर, इस मोर्टार शेल को नाकारा किया गया है, निष्क्रिय किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। खेतों में दूर ले जाकर, आबादी से दूर रखकर इस मोर्टार शेल को नाकारा बनाया गया है। आपको बताते चलें कि इस तरह के शेल जब मिलते हैं या जिस इलाके में मिलते हैं वहां पर एक खतरा रहता है कि बच्चों के हाथ में कहीं ना आ जाए और कहीं इससे लोग समझ ना पाए और खेलें और ये कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा हादसा टाल दिया है। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल और उन्होंने इस मोर्टार शेल को निष्क्रिय किया है। सुरक्षा बलों ने इसे निष्क्रिय किया है, नाकारा बनाया है। मोर्टार शेल मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग परेशान हो गए इसे देखकर और फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी इत्तला दी गई और इत्तला के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे निष्क्रिय बनाया गया। तो ये तस्वीर आप देखिए, इस तरह से मोर्टार शेल, जो जिंदा मोर्टार शेल मिला था, उसे नाकारा किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और ये न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोर्टार शेल के इलाके में जिंदा देखे जाने के बाद लोग परेशान हो गए थे। लोगों में हड़कंप मच गया था कि आखिर ये कहां से आया है, किस तरह से यहां पर पहुंचा है। इसकी जांच पड़ताल अभी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े हादसे को टाल दिया है। क्योंकि अगर ये बच्चों के हाथों में लगता, और सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, एक बड़ा हादसा कह लीजिए टल गया, एक जिंदा मोर्टार शेल आखिर यहां कैसे पहुंचा, कितना पुराना ये था या यहां कैसे पहुंचा, बहुत से सवाल हैं। लेकिन ये मोर्टार शेल देख के लोग जरूर परेशान हो गए पूरे इलाके में। ये बिल्कुल सही कहा आपने हुरैरा। जब भी ये शल मिलते हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा ही हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम रहती है। और खासकर जो सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर हम बात करें तो देखिए, बॉर्डर इलाकों में हमेशा सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न रहता है और सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही एक बड़ा ही मुद्दा रहता है। तो लेकिन जब ये शल मिला, ऑब्वियसली पुराना शल था, रोस्टेड शाह था, लेकिन उसके जो लोगों में एक तरह का खौफ पैदा हो ही जाता है। हालांकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हर जगह पे जो है तलाशी अभियान हर टाइम लेती हैं, खासकर जो ये सीमावर्ती क्षेत्र के इलाके होते हैं, क्योंकि उसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो हमेशा रहता है कि कहीं ड्रोन से कोई आर्म ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से या कहीं तरफ से। और दूसरा जो पाकिस्तान की तरफ हमेशा ये एक अप्रहेंशन रहती है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कहीं वहां से कोई गोली ना चले या कोई सीज फायर वायलेशन ना हो। तो सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी का जो एक मापदंड रहता है, जो सिक्योरिटी का एक तंत्र रहता है, वो हमेशा ही चौकन रहता है, खासकर बॉर्डर के इलाकों में हुरैरा। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ऐसे शल मिलते हैं तो जो, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं अगर गलती से ये जिंदा शल हो और कोई इसके साथ जो है छेड़छाड़ करे तो एक बड़ा ही डेंजरस प्रपोर्शन बन जाता है। तो ऑब्वियसली इस चीज को देखते हुए जितने भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो हमेशा बॉर्डर पे लिए ही जाते हैं। और जो ये शल मिलते हैं, और हमने देखा है पहले भी कई जगहों पे जिंदा शल मिले हैं जिससे कई लोग जो है हताहत भी हुए हैं। लेकिन शुक्र है कि कल जो मिला था ये पुराना शल था और उसको जो है रिकवर कर दिया गया बाद में। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे जगहों पे हमने देखे कि जो लाइव शल मिलते हैं, जिंदा शल मिलते हैं, उनको फिर जो है निष्क्रिय किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो सांबा की अगर हम बात करें, कठुआ की बात करें, इन एरियाज में खासकर बहुत सारे इनपुट्स हैं कि जो आतंकवादी हैं वो कभी भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं या इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने कल भी देखा, राजपुरा एक ब्लॉक है, वहां पे पलोरा
जगह है वहाँ पे जिस तरह से कल बड़ा अभियान चलाया गया था, सुरक्षा अभियान चलाया था, एक सर्च जो तलाशी अभियान चलाया गया था सुबह से शाम तक, तो वो इसी बिना पे था कि क्योंकि ये रूट है, इन्फिल्ट्रेशन का रूट है, और सांबा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और कठुआ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये जो दो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, इन इलाकों में बहुत सारे, जब हमने देखा बहुत पहले भी इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं, घुसपैठ हुई है और घुसपैठ की कोशिशें भी हुई हैं, कई इन्फिल्ट्रेटर मारे भी गए हैं। आरसपुरा, कठुआ और सांबा 3 ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन के बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं। और इसी को देखते हुए जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स है उनको पुख्ता कर दिया गया है, न सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बट जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो पुंछ और राजौरी के सटे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के हिस्से है, वहाँ पे लगातार सिक्योरिटी के और ज्यादा चौको चौबंद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एडिशनल ट्रूप्स भी अब डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि फॉग का जो टाइम होता है सुबह से शाम, विंटर का सर्दी में फॉग बहुत ज्यादा हो रहती है, तो उसका फायदा ये आतंकवादी ले सकते हैं, उठा सकते हैं। तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी जो है हम ये कह सकते हैं डील बरतना नहीं चाहते हैं, और जो आगे के चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, खासकर जो बॉर्डर इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, उसको देखते हैं जितने भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो उठाए जा रहे हैं और चप्पे चप्पे बिल्कुल। और समीर, सिक्योरिटी फोर्सेस चाक चौबंद थी, इस वजह से यहाँ पर भी कह लीजिए कि एक बड़ा हादसा टल गया, वरना तो अगर ये बच्चों के हाथ में आता या लोग अगर इसे नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करते हुए ईडी को एक ऐसा जमीन घोटाला मिला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामला फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और इन फर्जी कागजों के आधार पर दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन खरीद ली। जांच में पता चला कि इस जमीन के जिन मालिकों के दस्तखत और अंगूठे दस्तावेजों में लगे हुए हैं वो लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे, लेकिन जीपीए पर 2004 की तारीख लिखकर ऐसे दिखाया गया जैसे उन्होंने खुद यह जमीन बेचने की इजाजत दी हो। ईडी के मुताबिक सबसे पहले जमीन एक व्यक्ति विनोद कुमार के नाम कराई गई, फिर उसी विनोद कुमार ने यह जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। 2013 में 75 लाख रुपए की सेल डीड भी तैयार की गई, जिसमें मृतक लोगों की हिस्सेदारी भी बेची गई दिखाई गई है, और जांच एजेंसी का कहना है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई जीपीए मान्य नहीं होती, इसलिए पूरा सौदा शुरू से ही फर्जी है। ईडी अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जमीन बेचने वालों और सौदे से फायदा उठाने वाले सभी लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की कार्रवाई कर रही है। साफ है कि यह जमीन सौदा पूरी तरह जालसाजी पर आधारित था और ईडी अब इसकी गहराई तक जांच कर रही है। तो ईडी की जांच में पता चला कि जमीन ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस फर्जी जीपीए पर आधारित था। जीपीए दस्तावेज पर 7 जनवरी 2004 की तारीख दर्ज थी, लेकिन जिन लोगों के नाम कागजों में थे वो इससे कई दशक पहले मर चुके थे। इसके बावजूद उसी जीपीए के आधार पर जमीन बेची गई और ट्रांसफर भी की गई। तो एक बड़ा यहां पर जालसाजी का मामला सामने आया, फ्रॉड का मामला सामने आया है। जीपीए में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से एक नाथू हैं जिनकी मौत 1972 में हो चुकी थी। ऐसे ही हरबंस सिंह की मौत 1991 में हो चुकी है। 1993 में हरकेश की मौत हो चुकी है। 1998 में शिवदयाल और जयराम की भी मौत हो चुकी है। तो आतंकी यूनिवर्सिटी पर यह बड़ा खुलासा, फर्जी साइन से जमीन कब्जाने का यह बड़ा मामला सामने आया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा हुआ है और यह एक नया मामला, एक नया फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जहां 75 लाख में जमीन बेची दिखाई गई है। यह पूरा घोटाला दरअसल
किस तरह से सामने आया है और जो लोग मर चुके हैं वो भी मालिकों में शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ये पूरी जमीन दरअसल कब्जाई गई थी। और इधर एनआईए की टीम ने आतंकी संगठन जैश की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन के साथ फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया। शाहीन को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की एक अहम कड़ी माना जा रहा है और वो आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एनआईए की टीम जैश की लेडी सर्जन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। देर रात जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई तो वहां सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे में एनआईए की गाड़ी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री ली। खबर आई कि जैश की लेडी आतंकी शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। ये वही कमरा है जिसमें शाहीन रहती थी और इसलिए एनआईए ने वहां से कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम करीब 2 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल करती रही और डॉक्टर शाहीन की निशानदेही पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके से जुड़े सबूत खंगाले। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। दिल्ली धमाके में अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई उसमें घूम फिर कर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम ही आया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के संपर्क में रहने वाले कई लोगों से सवाल जवाब हुए, उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पहले एनआईए फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा ग्राउंड में बनी केमिकल शॉप पर भी गई, क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन केमिकल शॉप और क्लिनिक से ऑपरेट करती थी। वैसे शाहीन से पहले एनआईए उसके करीबी मुजम्मिल को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी लाई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से शादी कर ली थी, यानी दोनों पति पत्नी मिलकर अल फलाह को आतंक का सामान तैयार करने का अड्डा बनाने में जुटे थे और इसलिए एनआईए की टीम बारी बारी से दोनों को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई और ये पता लगाने की कोशिश की कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जैश की मैडम सर्जन की कितनी जड़ें मजबूत थी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है भैया जी आपके साथ है। ईडी की जांच में अल फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा आया सामने। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पी जमीन। ट्रस्ट के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। एक तरफ श्रीनगर के लाल चौक में होटलों और गेस्ट हाउस में अचानक जांच हुई तो दूसरी तरफ उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। दोनों जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर तेजी से कार्रवाई की। श्रीनगर के लाल चौक में शुक्रवार तड़के पुलिस और सीआरपीएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये कार्रवाई उन खुफिया इनपुट्स के बाद की गई जिनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा शहर के होटलों का गलत इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई थी।
इस ऑपरेशन में श्रीनगर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 132 बटालियन और 213 बटालियन की महिला कंपनी भी शामिल थी। ऑपरेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरा न हो। दिल्ली आतंकी हमलों के बाद लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसीज अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स के लॉकअप्स चेक किए गए थे। उसके बाद कई सारी जो फर्टिलाइजर शॉप है, यहाँ केमिकल्स की शॉप है, वहाँ पर चेकिंग हुई। जो सिम कार्ड्स बेचते हैं उनकी शॉप्स पे भी चेकिंग हुई। साथ ही साथ जो यहाँ सेकेंड हैंड कार डीलर्स है वहाँ पर भी चेकिंग हुई। और आज उसी कड़ी के चलते हुए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाल चौक में आज यहाँ सीआरपीएफ की एक बटालियन पहुंची। साथ ही साथ उनके महिला विंग भी थी और जितने भी यहाँ होटल्स हैं लाल चौक पे वहाँ पर चेकिंग की गई और कौन कौन से गेस्ट इस वक्त वहाँ रुके हुए हैं उनका पूरा डिटेल लिया गया। साथ ही साथ होटल के ओनर्स की डिटेल ली गई। लाल चौक में चलाया गया ये सीएसओ बेहद व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया। टीमों ने हर होटल में जाकर मेहमानों के पहचान पत्र, स्टाफ की जानकारी और होटल प्रबंधन द्वारा रखे गए रिकॉर्ड का सावधानी से सत्यापन किया। महिला मेहमानों की जांच और उनके वेरिफिकेशन के लिए सीआरपीएफ की महिला कंपनी को तैनात किया गया ताकि पूरा अभियान संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से पूरा हो। ये जांच सुबह की पहली रोशनी से पहले शुरू हुई और बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक पूरी भी हो गई। और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो कड़ी थी जो हमने दिल्ली धमाकों में देखी, उस कड़ी के कुछ और पहलू अब आने वाले वक्त में खुलेंगे, जिसके चलते हुए कई सारे जो यहाँ होटल्स है लाल चौक में यहाँ पर आज चेकिंग की गई। हालांकि इस तरीके की कोई संदिग्ध जो चीज़ें होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से नहीं मिली, लेकिन जितने भी यहाँ गेस्ट थे उनका नाम लिया गया। बाज़ाबिता जो उनके साथ लोग आए हुए थे, उनकी फैमिलीज आई हुई थी, उनकी डिटेल्स ली गई और साथ ही साथ जो होटल ओनर्स हैं उनकी भी डिटेल्स ली गई। उधर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब चिल्ला बलोथा गांव में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिली। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये संदिग्ध गांव के एक व्यक्ति के घर पहुंचे थे और उन्होंने उससे खाना मांगा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय निवासी ने सुरक्षा बलों को बताया कि 3 अजनबी आए और उन्होंने खाना मांगा। हमें शक हुआ, इसलिए हमने तुरंत सूचना दी। इन इनपुट्स के साथ ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें तेजी से हरकत में आई। बसंतगढ़ का इलाका घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और मुश्किल भौगोलिक स्थिति की वजह से संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए सर्चिंग को कड़ा कर दिया है और गांव-गांव जाकर लोगों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। टीमें रास्तों की जांच कर रही है और संदिग्धों की संभावित मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये सर्च ऑपरेशन इस आशंका को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति इलाके में छिपे हो सकते हैं और किसी अवांछित गतिविधि की योजना बना रहे हों। श्रीनगर और उधमपुर में हुए ये दोनों बड़े सर्च ऑपरेशन एक बात साफ करते हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। श्रीनगर में होटलों की अचानक जांच हो या उधमपुर में संदिग्धों की तलाश, दोनों ही जगह सुरक्षा एजेंसियां खुफिया इनपुट्स को गंभीरता से लेते हुए लगातार ऑपरेशंस चला रही हैं। जनता का सहयोग, सुरक्षा बलों की तत्परता और लगातार बढ़ रही निगरानी, इन्हीं के सहारे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर पाकिस्तान में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या मुर्दा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इमरान समर्थन रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार, सेना और अडियाला जेल प्रशासन के इमरान खान की सेहत को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। इमरान की पार्टी का आरोप है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर इमरान खान के साथ बर्बरता हो रही है। अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे राजनीतिक तूफान का सामना कर रहा है
जो अगर नहीं थमा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यह तूफान उठा है उन आरोपों के बाद जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार वाले और समर्थक शहबाज शरीफ सरकार पर लगा रहे हैं। क्या अदियाला जेल में इमरान को टॉर्चर किया गया? क्या पावर पॉलिटिक्स में इमरान से बदला लिया गया? क्या है पाकिस्तान में उठे नए सियासी तूफान की कहानी? पाकिस्तान की राजनीति में घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक बड़े तूफान की आहट साफ महसूस की जा रही है। वजह बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़े वर्ग के चहेते और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पहले हत्या की अफवाह को हवा दी गई और फिर उनके साथ टॉर्चर की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। और इन खबरों का असर ये हो रहा है कि एक्शन पर रिएक्शन की खुली धमकी दी जा रही है। इमरान खान की बहन का साफ कहना है कि अगर इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। इनको शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। इस पूरी कहानी का एपिसेंटर अफगानिस्तान से भी जुड़ता है, जहां से सबसे पहले इमरान खान की हत्या की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस खबर ने ऐसी आग पकड़ी कि देखते ही देखते कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर और रावलपिंडी तक इमरान समर्थक आक्रोशित हो उठे। हालात जब बेकाबू होने लगे तो जेल प्रशासन समेत पाकिस्तान सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए सामने आना पड़ा। दावा किया गया कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मेडिकल टीम के सुपरविजन में हैं। लेकिन वक्त जैसे जैसे करवट लेता गया, अफवाहों का बाजार फिर गर्म होने लगा, क्योंकि लाख मिन्नतों के बाद भी इमरान खान के परिवार को उनसे नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद सबसे बड़ा दावा पीटीआई के हवाले से किया गया। दावा ये कि अदियाला जेल में इमरान खान के साथ टॉर्चर हुआ है। अदियाला जेल में इमरान खान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सूत्रों ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि कई हफ्तों से न परिवार को और न ही कानूनी टीम को इमरान से मुलाकात करने दी गई, जिससे आशंकाएं और गहरी हो गई हैं। पीटीआई का कहना है कि इमरान खान की शारीरिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है और इसका सीधा संबंध लगातार दबाव, कड़े व्यवहार और संचार प्रतिबंधों से है। पीटीआई का आरोप है कि इमरान खान को हाई इंटेंसिटी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। अधिकारियों को डर है कि अगर उनकी बहनें उनकी असल हालत सार्वजनिक कर देती हैं, तो हालात टीएलपी स्टाइल देशव्यापी विरोध में बदल सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इमरान खान से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि वो जेल से बैठकर इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। वजह बड़ी वाज़ेह है और इनको भी पता है। अच्छा, मामला ये है कि एक कॉन्विक्ट को या वो जो भी बंदा जेल में हो, किसी सूरत में भी हो, अगर वो ये कहे कि मैं एक तहरीक जो है वो जेल में बैठ के चलाऊंगा और वो उस तहरीक का उन्वान हो कि मैं कैपिटल पे जो है वो हमलावर हूँगा, और उससे पहले उसने 2 बार हमलावर होके दिखाया भी हो। उधर इमरान खान को लेकर उनके बेटे कासिम ने भी सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में दखल देने की मांग की है।
मेरे पिता को 845 दिनों से हिरासत में रखा गया है। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें मृत्युदंड सेल में एकांत कारावास में रखा गया है, जहां किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। अदालत की तरफ से साफ आदेश होने के बावजूद उनकी बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। न कोई फोन कॉल, न कोई मुलाकात और न ही उनके जीवन का कोई प्रमाण। मुझे और मेरे भाई को अपने पिता से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से ब्लैकआउट है, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं। ये उनकी स्थिति को छिपाने और हमारे परिवार को ये जानने से रोकने की जानबूझकर की गई कोशिश है कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, पाकिस्तानी सरकार और उसके नियंत्रण में शामिल लोग मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय एकांतवास से पैदा हर नतीजे के लिए कानूनी, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और हर लोकतांत्रिक आवाज से अपील करता हूं कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें। पाकिस्तान की सड़कों पर बेचैनी बढ़ रही है और अदियाला जेल के अंदर का अंधेरा और गहरा बताया जा रहा है। सरकार अपनी कहानी सुना रही है, पीटीआई अपनी, लेकिन सच किस तरफ है ये कोई नहीं जानता। मुलाकातों पर रोक, पारदर्शिता का अभाव और लगातार बढ़ती अफवाहें सब मिलकर एक ऐसे सियासी विस्फोट का इशारा कर रही हैं जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की सत्ता के ढांचे को हिला सकता है।